बैंक ऑफ इंग्लैंड के बनने के लगभग 100 साल बाद 1786 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पीट द यंगर ने अपने देश का सारा कर्ज उतारने की योजना बनाई, पर नेपोलियन से युद्ध की वजह से सरकार को बहुत बड़ा कर्ज लेना पड़ा और ऐसे में कर्ज उतारने की वह योजना जल्द ही खत्म हो गई। 1797 में बढ़ते हुए ब्याज को उतारने के लिए आयकर टैक्स में स्लैब व्यवस्था लाई गई, जिसका मतलब ये था कि जितनी ज़्यादा आमदनी उतना ज़्यादा टैक्स। इस टैक्स से सरकार को 1815 में प्रतिवर्ष 7 करोड़ पाउंड की आमदनी हो रही थी। ब्रिटेन का फ्रांस के विरुद्ध युद्ध 1792 से लेकर 1815 तक चला। इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा अपने देश में चलाई जा रही कर्ज मुक्त और ब्याज मुक्त बैंकिंग व्यवस्था को ध्वस्त करना था। 20 जून 1944 को लंदन की न्यू ब्रिटेन मैगजीन में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज के एक बयान का हवाला दिया गया, जिसमें उसने कहा था कि ब्रिटेन एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समूह का गुलाम है। यूँ तो 14 फरवरी 1947 को बैंक ऑफ इंग्लैंड का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, परंतु अंश रिजर्व बैंकिंग प्रणाली के तहत ब्रिटेन में अधिकतर पैसा आज भी प्राइवेट कमर्शियल बैंक ही बनाते हैं और आज भी ब्रिटेन पर इन्हीं बैंकर्स का नियंत्रण है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड को भरपूर आर्थिक सहायता करना था, जिससे वह फ्रांस के साथ चल रहे युद्ध का सामना कर सके। इस समय तक फ्रांस समुद्री और जमीनी दोनों युद्ध क्षेत्र की महाशक्ति बनकर उभर चुका था। अमेरिका में उस समय फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड तीनों का कब्जा था। 1701 में स्पेन के राजा चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद स्पेनिश उत्तराधिकार पाने के लिए 1702 से 1713 तक लड़ा गया युद्ध एक बहुत बड़ा सैन्य संघर्ष था। यह युद्ध फ्रांस के राजा लुईस 14वें द्वारा अपने पोते फिलिप को स्पेन के सिंहासन पर बिठाने की घोषणा के कारण हुआ था। यदि यह प्रयास सफल होता तो फ्रांस और स्पेन एक विशाल साम्राज्य बन गया होता, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड, उसके प्रतिनिधियों और इंग्लैंड की सरकार के लिए एक सीधा खतरा बन जाता। इंग्लैंड ने 1702 में फ्रांस और स्पेन के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और अपने धन के दम पर फ्रांस के दुश्मनों को अपने साथ जोड़ने में सक्षम रहा। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर एक नया देश बन गया, जिसे ब्रिटेन कहते हैं। ब्रिटेन यह युद्ध जीत गया और फ्रांस को अमेरिका में अपने कब्जे का कुछ हिस्सा गंवाना पड़ा। उसके बाद 1756 से 1763 में हुए युद्ध में ब्रिटेन फिर जीत गया और अमेरिका में फ्रांस का कब्जा समाप्त हो गया। 1776 में अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हो गया। 1715 में लुईस 14वें की मृत्यु के बाद उसके पोते लुईस 15वें को 5 वर्ष की आयु में फ्रांस का राजा बना दिया और उसके बड़े होने तक फिलिप द्वितीय को उसका प्रतिनिधि बना दिया। 1 मई 1716 को फ्रांस में स्कॉटलैंड के एक व्यक्ति जॉन लॉ को बैंक ऑफ इंग्लैंड की ही तर्ज पर एक प्राइवेट बैंक खोलने की अनुमति मिल गई, जिसे जनरल बैंक के नाम से जाना गया। फिलिप को यह लगा कि यह बैंक सरकारी खर्चों के निर्वाह के लिए उपयोगी हो सकता है और इसलिए सन 1718 में फ्रांस का पहला राष्ट्रीय बैंक अस्तित्व में आया। इसका नाम बदलकर रॉयल बैंक कर दिया गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड की तर्ज पर हवा में पैसे बढ़ाने का जादू हाथ लगते ही फ्रांस की अर्थव्यवस्था संभल गई और फलने फूलने लगी। जनवरी 1720 में फ्रांस की सरकार ने 10 करोड़ लीवर फ्रांस की उस समय की मुद्रा का भारी भरकम कर्ज लिया, परंतु अगले ही महीने अफवाह फैल गई कि
बैंक कागज के पैसों के बदले सोना देने में असमर्थ है, जिससे पूरे फ्रांस में भय का माहौल पैदा हो गया। नवंबर 1720 में रॉयल बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और अगले महीने ही इस बैंक का संस्थापक और वित्त महानियंत्रक जॉन लॉ देश छोड़कर भाग गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड और इसके मालिकों के लिए रॉयल बैंक का खत्म होना एक बहुत बड़ी जीत थी। 1776 में अमेरिका आज़ादी की लड़ाई में फ्रांस ने ब्रिटेन के विरुद्ध अमेरिकी लोगों की मदद की। फ्रांस अभी तक बैंकर्स के कब्जे में नहीं आया था, इसलिए इन लोगों ने फ्रांस में क्रांति करवा दी। 1799 से 1799 में हुई फ्रांस की क्रांति दरअसल फ्रांस के लोगों के विरुद्ध बैंकर्स की क्रांति थी, जिसके दौरान क्रांति करने वाली सरकार को अंतर्राष्ट्रीय बैंकर्स की तरफ से बहुत बड़ा कर्ज दिया गया। इसके साथ साथ नए नेताओं ने सरकार और क्रांति के खर्च के लिए एक नई तरह की कागज की मुद्रा जारी की, जिसे असिग्नेट कहा गया। शुरुआत में तो यह विनिमय का एक अच्छा साधन बना और इससे राष्ट्रीय कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुकाया जा सका, पर सन 1790 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक अभियान चलाया जिसमें दक्षिण और सेंट्रल इंग्लैंड की 1700 फैक्ट्रियों में लगभग 400 लोगों को असिग्नेट की छपाई के लिए काम पर रखा। 1792 तक इंग्लैंड में बने इन नकली नोटों का चलन फ्रांस में बड़े पैमाने पर होने लगा था और इसके कारण असिग्नेट का मूल्य लगातार गिर रहा था और उसके बाद महंगाई एक समय तो बेलगाम हो गई। 1796 तक फ्रांस की विभिन्न सरकारों ने 40 अरब असिग्नेट्स जारी किए, परंतु जनता के भीड़ के गुस्से के कारण सरकारी अधिकारियों ने 18 फरवरी 1796 को एक बड़ी भीड़ के सामने असिग्नेट छापने वाली मशीन, प्लेट, कागज इत्यादि सब नष्ट कर दिए ताकि लोगों को लगे कि महंगाई की वजह सरकार की कमी नहीं बल्कि यह कागज की मुद्रा असिग्नेट है। उसके बाद सरकार ने एक नई कागज की मुद्रा बनाने का निर्णय लिया जिसे द मेडेंट नाम दिया। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन फ्रांस का एक सैन्य और राजनीतिक नेता था जो फ्रांस की क्रांति के दौरान प्रमुखता से उभरा और उसने क्रांतिकारी युद्धों के दौरान कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया। फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन ने 9 नवंबर 1799 को प्रथम काउंसिल के रूप में फ्रांस गणराज्य की सत्ता संभाली और 18 मई 1804 से 1815 तक फ्रांस का शासक रहा। नेपोलियन भली भांति जानता था कि पैसा हमेशा छुपकर काम करता है और वह सिर्फ दलालों के माध्यम से संचालित होता है, जिन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं। नेपोलियन को यह भी पता था कि हर विदेशी दुश्मन शासकों और राजनीतिक दलों को विदेशी पैसे का सहयोग मिला है, यहाँ तक कि फ्रांस के क्रांतिकारियों को भी। एक अवसर पर वह कहता है कि जो हाथ देता है वह लेने वाले के हाथ से ऊपर होता है। पैसे की कोई मातृभूमि नहीं होती। फाइनेंसरों में कोई देशभक्ति और शालीनता नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य केवल उनकी जेबें भरना है। एक अन्य बयान में वह कहता है कि यहाँ सामने आए इन घातक तथ्यों को जानकर मुझे यह आश्चर्य होता है कि यह राक्षस रूपी ब्याज कभी तक पूरी मानव जाति को निगल नहीं पाया है। इस प्रकार नेपोलियन के पास फ्रांस की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए स्पष्ट विचार और पारदर्शिता थी। 1799 में प्रथम काउंसिल के नेता के रूप में सत्ता संभालते ही नेपोलियन ने सबसे पहला काम जनवरी 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस बनाकर किया। ऐसा करके उसने उन 15 प्राइवेट बैंकिंग घरानों को इस धंधे से हटा दिया जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में गहरी रुचि ली थी। इन बैंकों ने फ्रांस के राष्ट्रीय कर्ज को 17 करोड़ तक पहुंचा दिया था और इस हद तक ब्याज लगाते थे कि
1799 से पहले तक फ्रांस के बजट का 25% ब्याज के रूप में जाता था।